हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से सेकेंड पेपर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और इसके अंतर्गत में आप लोगों को यूनिट 6 से विभिन्न संगठनों से अवगत करा रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 6 से ब्रिक्स के बारे में बताया था। ब्रिक्स क्या है, इनमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं इत्यादि विभिन्न बातों से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बिम्स्टेक के बारे में बताने जा रहा हूं। बिम्स्टेक, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके विभिन्न शिखर सम्मेलन कब कब होते रहे हैं, इसकी गतिविधियां क्या है, इसका कार्यालय कहां है और इसके महासचिव के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं बिम्स्टेक है क्या। जैसा कि जो बिम्स्टेक है यह 5 देशों का उप क्षेत्रीय मंच है। यह कितने देशों का है? 5 देशों का उप क्षेत्रीय मंच है। उप क्षेत्रीय मंच है 5 देशों का। इसकी स्थापना एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य की स्थापना के लिए की गई है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ना, इनके मध्य आपसी सहयोग पैदा करना, इस बिम्स्टेक की स्थापना में मुख्य भूमिका थाईलैंड के द्वारा निभाई जाती है। थाईलैंड, इसकी मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? थाईलैंड के द्वारा निभाई गई थी। थाईलैंड के प्रयास से ही बिम्स्टेक की स्थापना होती है। थाईलैंड ने 1994 में बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड समूह गठित करने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उप क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग की स्थापना करना था। और बिम्स्टेक का जो विधिवत गठन होता है वह 6 जून 1997 को किया जाता है। बिम्स्टेक का विधिवत गठन 6 जून 1997 को गठित किया जाता है और इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की जाती है। इन 4 देशों के द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है और प्रारंभ में इसमें केवल थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ही शामिल थे। ये 4 ही देश शुरू में इसमें शामिल होते हैं। बाद में 1997 में म्यांमार को शामिल किया जाता है। 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल किया जाता है। इस तरह से इसमें सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। यानी कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। आइए इसके उद्देश्यों को देखते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? बिम्स्टेक के स्थापना के पीछे इसके विभिन्न उद्देश्य थे, जैसे कि व्यापारिक सहयोग करना, विभिन्न देशों में निवेश करना, उद्योग को प्रोत्साहन देना, तकनीकी को प्रोत्साहन देना, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना, कृषि, ऊर्जा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना, विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना और विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच तैयार करना, क्षेत्रीय सहयोग के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चिन्हित करना और विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका को लेकर जो बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है उसके ये उद्देश्य होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधि करना, परियोजनाएं लागू करना और आपस में सहयोग के द्वारा, समन्वय के द्वारा एक दूसरे का विकास करना। आइए गतिविधियां देखते हैं। बिम्स्टेक की गतिविधियां क्या होती हैं? जैसा कि बिम्स्टेक का पहला नाम बिश्टेक होता है। बिम्स्टेक का पहला नाम बिश्टेक होता है। बिश्टेक इसका प्रारंभ में जो नाम होता है, यानी कि जो 4 देशों को मिलाकर बिम्स्टेक का जो गठन किया जाता है, तो इसका पूर्व में बिश्टेक नाम होता है। पूर्व में क्या नाम होता है? बिश्टेक नाम होता है। बिश्टेक मतलब बी से बांग्लादेश,
बांग्लादेश, और आई से इंडिया, यस से श्रीलंका, और टी से थाईलैंड, ई से इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक सहयोग करना, और सी से कोऑपरेशन, तो इस तरह से इसमें केवल चार देश होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जितने भी देश हैं, सभी देशों को मिलाकर आर्थिक और तकनीकी सहयोग करना। लेकिन 1997 में जब म्यांमार इसमें शामिल हो जाता है, 1997 में जब इसमें म्यांमार शामिल हो जाता है, तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? बिम्स्टेक हो जाता है। इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक हो जाता है। बिम्स्टेक हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तब इसमें 5 देश सम्मिलित हो जाते हैं। 1997 में 5 देश सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन बाद में नेपाल और भूटान को भी 2004 में सम्मिलित कर लिया जाता है। और जब वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल कर लिया गया, तब इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाता है। इसका नाम चेंज हो जाता है। तब इसका नाम क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह से बिम्स्टेक किसमें परिवर्तित हो जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में यह परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन कब कब होते हैं, कहां कहां होते हैं? इसका जो पहला शिखर सम्मेलन होता है, इसका पहला शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाता है। यानी कि आतंकवाद जो है वह वैश्विक समस्या है, विभिन्न देशों की समस्या है। तो इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया तथा वर्ष 2004 में भूटान और नेपाल को शामिल कर लेने के पश्चात तथा इसी वर्ष इसी प्रथम शिखर सम्मेलन में नेपाल तथा भूटान को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। जब नेपाल और भूटान को इसमें शामिल कर दिया जाता है, तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाता है। अब जो दूसरा शिखर सम्मेलन होता है, सेकेंड शिखर सम्मेलन, सेकेंड कॉन्फ्रेंस, दूसरा शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को होता है। कहां होता है? भारत में होता है, दिल्ली में होता है। 31 नवंबर 2008 को बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक नेताओं ने इस क्षेत्र को यानी कि बिम्स्टेक के क्षेत्र को भारत यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन सभी क्षेत्रों को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न नेताओं के द्वारा इन विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और आपसी सहमति से 13 विविध क्षेत्रों की पहचान होती है। 13 विविध क्षेत्र कौन होते हैं? जैसे ऊर्जा है, कृषि है, परिवहन संचार है, व्यापारिक निवेश है, प्रौद्योगिकी है, पर्यटन है, जन स्वास्थ्य है, आतंकवाद है, वैयक्तिक संपर्क है, मत्स्य पालन है, गरीबी उन्मूलन है और जलवायु परिवर्तन है और सांस्कृतिक सहयोग है। इन 13 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जाती है और इन क्षेत्रों में विकास करने के लिए एक दूसरे देशों को सहयोग करने के लिए कहा जाता है। एक दूसरे देशों को सहयोग करने पर सहमति बनती है और सभी देशों को विविध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी दे दी जाती है। यानी कि जितने 13 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जाती है, इसे 2008 के शिखर सम्मेलन में सभी देशों को कुछ न कुछ उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। फिर चौथा शिखर सम्मेलन 30 और 31 अगस्त को
काठमांडू में आयोजित किया जाता है। काठमांडू में आयोजित किया जाता है चौथा शिखर सम्मेलन। और इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में 18 बिंदुओं वाली 18 पॉइंट वाली काठमांडू घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। काठमांडू घोषणा तैयार किया जाता है और इस काठमांडू घोषणा पर चर्चा होती है। कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, कार्य करने के लिए यह तैयार होते हैं और इस 18 बिंदु को लेकर विभिन्न देश, 7 देश आपस में सहमति बनाते हैं और इन 18 बिंदुओं पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें विभिन्न मुद्दे होते हैं जैसे आपसी व्यापार, निवेश, निर्धनता निवारण और संपर्क जोड़ने पर बल दिया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा होती है और सभी समस्याओं पर कार्य करने के लिए संतुष्टि प्रदान की जाती है। सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलकर कार्य योजना बनाते हैं और उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। फिर 5वां शिखर सम्मेलन हम देखते हैं। 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को कोलंबो में आयोजित किया जाता है। कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाता है और इस 5वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन की थीम होती है टुवर्ड ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपुल। यह इस सम्मेलन की थीम होती है और यह सम्मेलन जो होता है या यह बैठक जो होती है यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाती है और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री बिम्स्टेक सचिवालय के संचालन बजट के लिए $10 लाख और समूह के द्वारा जो मौसम व जलवायु केंद्र स्थापित किया जा रहा था उसके पुनर्स्थापना के लिए $30 लाख की सहायता देने की घोषणा की। यानी कि सचिवालय के संचालन के लिए $10 लाख, सचिवालय के संचालन के लिए $10 लाख और समूह और जलवायु और मौसम व जलवायु केंद्र स्थापित करने के लिए $30 लाख देने की घोषणा की। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की जाती है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत 2022 में 30 मार्च 2022 को कोलंबो में जो बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन होता है, इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों को उनके कार्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया कि वह कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न कार्यों को विभिन्न देशों को आवंटित किया गया, विभिन्न दायित्व सौंपा गया। जैसे व्यापार, निवेश और विकास की जिम्मेदारी बांग्लादेश को दे दी जाती है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन यह भूटान को स्थानांतरित कर दिया जाता है, भूटान को जिम्मेदारी दे दी जाती है। भूटान को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कार्य करेगा। विभिन्न देशों के मध्य विभिन्न देशों को इसमें सहयोग करेगा, विभिन्न देशों का इस पर सहयोग करेगा। इसी तरह से सुरक्षा और ऊर्जा की जिम्मेदारी भारत को दे दी जाती है। कृषि और खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी म्यांमार को दे दी जाती है और लोगों से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी नेपाल को दे दी जाती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की जिम्मेदारी श्रीलंका को दे दी जाती है। कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी थाईलैंड को दे दी जाती है। तो विभिन्न क्षेत्र विभिन्न देशों को आवंटित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से आसियान और विभिन्न संगठनों की विभिन्न संस्थाएं होती हैं, इसी तरह से बिम्स्टेक की भी अपनी संस्थाएं हैं। बिम्स्टेक की भी 4 संस्थाएं हैं। पहला संस्था है बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं संरचना, बिम्स्टेक की संरचना कौन कौन सी है या क्या है। पहला है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती रहती है और इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख भाग लेते हैं। समय समय पर शिखर सम्मेलन होता रहता है। दूसरा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसमें विभिन्न देशों के विदेश मंत्री होते हैं। जितने 7 सदस्य हैं, विभिन्न 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती रहती है। इसको हम कहते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मंत्री स्तरीय मीटिंग। यह भी समय समय पर होती रहती है। तीसरा है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक।
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। इसमें सभी देशों के, 7 देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। चौथा है व्यापार व आर्थिक मंच। व्यापार व आर्थिक मंच। व्यापार व आर्थिक मंच, इसमें भी सभी 7 देशों के सदस्य होते हैं, आर्थिक अधिकारी होते हैं, व्यापारिक अधिकारी, वाणिज्यिक अधिकारी होते हैं और राजदूत होते हैं। ये सभी मिलकर व्यापार व आर्थिक मंच की बैठक करते हैं, विभिन्न मुद्दों को सुलझाते हैं और नई योजनाएं तैयार करते हैं, नई रणनीतियां तैयार करते हैं, विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक समस्याएं होती हैं, जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। और यह अपनी रिपोर्ट व्यापारिक व आर्थिक मंच वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक होती है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, इन विभिन्न सम्मेलन में जो प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जो रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, यह शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्राध्यक्ष उस शिखर सम्मेलन में घोषणा करते हैं, विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा करते रहते हैं। इस बिम्स्टेक का जो कार्यालय है वह ढाका में स्थापित किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया गया है और बिम्स्टेक के लिए एक महासचिव के पद का सृजन किया गया है। महासचिव के पद का सृजन किया गया है वर्ष 2023 में। बिम्स्टेक के जो महासचिव होते हैं वह 1990 बैच के भारतीय आईएएस इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को वर्ष 2023 में बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है? महासचिव बनाया गया है। जैसा कि बिम्स्टेक का जो कार्यालय है वह ढाका में स्थित है। कहां है? ढाका में है। और इस कार्यालय को हम क्या कहते हैं? सचिवालय भी कहते हैं। इस कार्यालय को सचिवालय भी कहते हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की जाती है और भारत इसके खर्च का 32% योगदान देता है। सचिवालय में जितना खर्च होता है उस खर्च का 32% भार भारत के द्वारा वहन किया जाता है। और इस बिम्स्टेक के जो प्रथम महासचिव होते हैं वह सुमित नकंद लता होते हैं। प्रथम महासचिव कौन होता है? बिम्स्टेक का प्रथम महासचिव कौन होता है? सुमित नकंद लता। कहां के होते हैं? श्रीलंका के। ये प्रथम महासचिव होते हैं। द्वितीय महासचिव होते हैं यम शाहदुल इस्लाम। ये कहां के हैं? बांग्लादेश के। और द्वितीय महासचिव यम शाहदुल इस्लाम को बनाया जाता है जो कि बांग्लादेश से होते हैं। और तीसरा महासचिव भूटान के तेनजिन लेकफेन। को बनाया जाता है जो भूटान से होते हैं। और चौथा महासचिव इंद्रमणि पांडे को बनाया जाता है, चौथा महासचिव। और ये जो महासचिव होते हैं, इन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। जब 2014 में सचिवालय की स्थापना की जाती है तो प्रथम महासचिव होते हैं सुमित नकंद लता, श्रीलंका के होते हैं, जो वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक रहते हैं। और द्वितीय महासचिव होते हैं यम शाहिदुल इस्लाम, जो बांग्लादेश से होते हैं। इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2020 तक रहता है। और तीसरे महासचिव होते हैं भूटान के तेनजिन लेकफेन। इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2023 तक रहता है। और चौथे महासचिव हैं जो जिनका भी हाल ही में निर्वाचन किया गया है, वह हैं इंद्रमणि पांडे, भारत के इंद्रमणि पांडे। इनका कार्यकाल 2023 से 2026 तक होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि बिम्स्टेक अपने महासचिव का भी बारी बारी से निर्वाचन करता है और महासचिव का पद भी बारी बारी से सभी देशों को जाता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है, बिम्स्टेक की स्थापना से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच
दूरी कम हुई है। दूरी कम हो गई है का मतलब कि इन विभिन्न देशों के मध्य जो दक्षिण एशिया में देश स्थित हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश थे उनके बीच काफी दूरी थी, लेकिन इस सहयोग के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से वो उनको आपस में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी देशों के बीच इस संगठन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिला है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी देशों के बीच दूरी कम करता है। संगठन में शामिल सभी देशों के बीच यह एक ब्रिज की तरह से कार्य करता है। यह जो है एक ब्रिज की तरह से कार्य करता है। जो दक्षिण एशिया में के देश हैं और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनके बीच एक ब्रिज का कार्य करता है और इस ब्रिज के माध्यम से सारे देश आपस में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, एक दूसरे देशों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, व्यापारिक, आर्थिक, निवेश, औद्योगिक, पर्यटन, विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। इस समूह में दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश हैं, जैसे कि एक म्यांमार है, एक थाईलैंड है। थाईलैंड और म्यांमार भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से कैसे जुड़ सकता है? थाईलैंड और म्यांमार के माध्यम से जुड़ सकता है। थाईलैंड और म्यांमार में वह निवेश करके अन्य देशों का भी साथ ले सकता है, अन्य देशों में भी अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत को भी व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलता है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, यह भी अधिकांश संगठनों का सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान जिन संगठन में रहता है, जिस संघ में रहता है, उस संघ में भारत के लिए अड़चन पैदा करता है, भारत के लिए समस्या पैदा करता है, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान का विरोध करता है। विरोध करने का मुद्दा क्या है? आतंकवाद। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता रहता है, हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता रहता है। तो इन विभिन्न कारणों से भारत पाकिस्तान का विरोध करता है। तो पाकिस्तान जिन जिन संगठनों में सदस्य है, वहां भारत के लिए कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ अड़चने हो सकती हैं, लेकिन बिम्स्टेक में हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इसलिए भारत बिम्स्टेक में अपनी बात आसानी से कह सकता है, दावेदारी के साथ कह सकता है, मजबूती के साथ कह सकता है और खुलकर आतंकवाद के विरुद्ध अपनी बात कह सकता है। जबकि हम देखते हैं कि सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है और जब सार्क में पाकिस्तान शामिल होता है तो भारत के लिए विभिन्न प्रकार के अड़चने पैदा होती हैं। भारत सार्क के अधिवेशनों में या सार्क के सम्मेलनों में अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाता है, खुलकर नहीं कह सकता है। ऐसे में जो बिम्स्टेक है वह सार्क की अपेक्षा भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी बात कहने के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध बोलने के लिए यह सर्वोत्तम विकल्प है। बिम्स्टेक जो है वह भारत के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। चूंकि सार्क में पाकिस्तान भी सदस्य है, तो पाकिस्तान भारत के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भूमिका निभाता है और भारत को एक ऐसे संगठन की जरूरत है जिसमें कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हों, सभी देश वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ हों और सभी देशों का एक ही मुद्दा हो। ऐसे में बिम्स्टेक भारत के लिए सर्वोत्तम विकल्प है और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध बोल सकता है, क्योंकि बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, सभी आतंकवाद के विरुद्ध हैं, सभी आतंकवाद के विरुद्ध हैं। ये सारे देश आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाए हुए हैं और आतंकवाद के विरुद्ध ये लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में भारत को विभिन्न ऐसे देशों का समर्थन मिल रहा है या ऐसे विभिन्न देशों का साथ मिल रहा है जो खुलकर भारत का साथ दे रहे हैं और आतंकवाद पर भारत का समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा भारत बिम्स्टेक के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाकर अपने व्यापार को मजबूत कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। परंतु हम देखते हैं कि भारत बिम्स्टेक का सबसे बड़ा सदस्य है। भारत जो है यह बिम्स्टेक का सबसे बड़ा सदस्य है भारत। परंतु इसकी यह आलोचना होती है कि भारत बिम्स्टेक का सबसे बड़ा सदस्य है, लेकिन बिम्स्टेक को एक कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहा है और इस मुद्दे पे भारत की सदैव आलोचना होती रहती है। जबकि म्यांमार और थाईलैंड ये आसियान के सदस्य हैं, तो जब आसियान के सदस्य हैं तो ये आसियान को भी महत्व देते हैं। वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका को देखते हैं कि यह सार्क के भी सदस्य हैं, तो इसलिए वह सार्क को भी महत्व देते हैं।
अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं वह बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं, विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों के सदस्य, विभिन्न संगठनों के सदस्य हैं, केवल बिम्स्टेक के ही सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक के अलावा भी विभिन्न संगठनों के यह सदस्य हैं। इसलिए बिम्स्टेक के कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए बिम्स्टेक के कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें सहयोग और समन्वय की भी कमी है, सहयोग और समन्वय की भी कमी है, जिसके चलते प्रभावशाली आयोजन नहीं हो पाते हैं, प्रभावशाली गतिविधि नहीं हो पाती है, प्रभावशाली कार्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी भारत बिम्स्टेक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अनुदान बिम्स्टेक में सर्वाधिक है, यह सर्वाधिक अनुदान देता है, डोनेशन सबसे अधिक भारत ही बिम्स्टेक में देता है और यह बिम्स्टेक सदस्यों का सर्वाधिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। यानी कि भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और बिम्स्टेक के सभी देश भारत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और विभिन्न बिम्स्टेक देशों के मध्य भारत समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता रहता है और इस तरह से बिम्स्टेक में भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिम्स्टेक, जिसको हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं, यह अपने सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक, आर्थिक और तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है, एक दूसरे देशों में तकनीकी और व्यापारिक गतिविधियों का आदान प्रदान भी करता रहता है और बिम्स्टेक के सभी देश आपस में सहयोग और समन्वय के द्वारा विकास कार्य को भी गति देते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।